हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत आदर्शवाद के बारे में बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप लोगों को यथार्थवाद के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं, आदर्शवाद है, यथार्थवाद है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है जो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा नव यथार्थवाद है, व्यवस्था सिद्धांत है, खेल सिद्धांत है, विभिन्न सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आदर्शवाद किस तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंध का विश्लेषण करता है। वह किस तरह से चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति किस तरह से होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध किस तरह से होनी चाहिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति की व्याख्या वह बिल्कुल आदर्शवादी तरीके से करता है। यानी कि वह एक चिंतन करता है, एक विचार करता है कि पूरी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए, लेकिन जो कि प्रासंगिक नहीं है। वह नैतिकता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को स्थापित करना चाहता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को स्थापित करना चाहता है नैतिक सिद्धांतों के आधार पे, जैसे अहिंसा है, सत्य है और भाईचारा है, सहिष्णुता है, उदारता है। विभिन्न प्रकार के जो नैतिक सिद्धांत है, उस नैतिक सिद्धांतों पर ही वह इस अंतरराष्ट्रीय जगत की स्थापना करना चाहता है। पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोना चाहता है, एक वैश्विक सरकार की स्थापना करना चाहता है और वैश्विक सरकार के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करता है, जिसके माध्यम से सभी राज्यों के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सके और सभी लोग शांति और सहयोग पूर्वक रह सके। तो वह इस प्रकार की कल्पना करता है, तो वह इस प्रकार का चिंतन देता है। लेकिन उसका यह जो चिंतन होता है, जो यह उसका विचार होता है आदर्शवाद का, जो उसका सिद्धांत होता है, यह व्यवहारिक जगत में लागू नहीं किया जा सकता है। यह केवल विचारों में ही संभव हो सकता है। हम इसको व्यवहार के धरातल पर लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कल्पना में खोए रहते हैं और इनका मुख्य चिंतन चाहिए पर होता है। लेकिन हम चाहिए से कुछ नहीं कर सकते हैं, हम चाहिए से कुछ नहीं कर सकते हैं। 1920 में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना होती है, जो राष्ट्रसंघ होता है, 1920 में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य होता है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, संघर्षों को कम करना, युद्धों को कम करना और बंधुत्व की स्थापना करना, समानता की स्थापना करना, स्वतंत्रता की स्थापना करना। लेकिन इसका यह विचार या इसका यह सिद्धांत व्यवहार जगत में लागू नहीं हो सका, क्रियान्वित नहीं हो सका। तो ये जो यथार्थवाद है, यह एक आदर्शवाद के प्रक्रिया के रूप में आता है। यानी कि जब आदर्शवादी सिद्धांत शांति की स्थापना, युद्ध पर नियंत्रण, विश्व सरकार की स्थापना, ये सब करने में असफल हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में यथार्थवादी चिंतन का जन्म होता है, यथार्थवादी चिंतन का आविर्भाव होता है, जिसने परिस्थितियों को वास्तविक रूप से देखा, वास्तविक रूप में देखा परिस्थितियों को। यानी कि यह अब है, यानी कि यथार्थवादी चिंतन यह देखता है कि क्या है और क्या है, इसी के आधार पर यह विश्लेषण करता है। व्हाट इज, क्या है, इसी के आधार पर विश्लेषण करता है। जैसा कि आदर्शवाद है, क्या होना चाहिए, यानी कि विश्व को ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए, समुदाय को ऐसा होना चाहिए। यानी कि ये केवल दर्शन देते हैं, ये केवल अपना दर्शन देते हैं, एक विचार प्रस्तुत करते हैं और उसी विचारों के आधार पर वह समाज की राष्ट्र राज्य व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। परंतु जो यथार्थवादी चिंतन होता है, वह यह कहता है कि हमारे चारों तरफ जो परिस्थितियां होती हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए। यानी कि आंखों से हम जो देखें, उसी को हमें वास्तविक रूप से अध्ययन करना चाहिए, उसी के आधार पर हमें अपना विचार प्रस्तुत करना चाहिए। तो इस तरह से कुछ ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जिससे कि यथार्थवाद का जन्म अवसंभावी हो जाता है। यानी कि उस तत्कालीन विश्व की यह आवश्यकता होती है कि हम यथार्थवादी चिंतन से अंतरराष्ट्रीय राजनीति और संबंधों को नियंत्रित करें या नियमित करें या व्याख्या करें या चिंतन करें। यानी कि हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अंतरराष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी तरीके से हम व्याख्या करें कि विभिन्न राष्ट्रों में किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उनका एक दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रों को शक्तिशाली बनाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती इत्यादि, इन विभिन्न बातों का हमें अध्ययन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि किन परिस्थितियों में यथार्थवादी चिंतन का आविर्भाव होता है। पहली परिस्थितियां होती है कि विश्व में अधिनायकवादी शासकों का उदय। हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांश देशों में
विश्व के अधिकांश देशों में अधिनायकवादी शासन का उदय होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय होता है, जिसका शासक होता है हिटलर। इसी तरह से इटली में फांसीवाद का उदय होता है और इसका शासक कौन होता है? मुसोलिनी। इसी तरह से जापान में इत्यादि विभिन्न देशों में हम देख सकते हैं कि अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। जब अधिनायकवादी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है, अधिनायकवादी शासन की स्थापना होती है, तो ये आदर्शवादी सिद्धांतों को इन्होंने चूर चूर कर दिया। इन्होंने व्यवहारिक रूप को देखा, व्यवहारिक जगत को देखा, और व्यवहारिक जगत को देखते हुए ही उसने आचरण करना शुरू कर दिया। तो जब विश्व के अधिकांश देशों में अधिनायकवादी शासन का उदय होता है, तब आदर्शवादी सिद्धांतों का पतन होने लगता है। और वहीं हम देख सकते हैं दूसरा कि युद्ध की बढ़ती प्रवृत्ति। वहीं हम देखते हैं कि युद्ध की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 1920 में जब राष्ट्रसंघ का गठन होता है, 1920 में राष्ट्रसंघ का गठन हो जाता है। और राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रसंघ का गठन हो जाता है। और राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? युद्धों को रोकना, संघर्ष को कम करना, विश्व में शांति की स्थापना करना, यह राष्ट्रसंघ के उद्देश्य होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य में कायम नहीं हो सका, यह युद्धों को रोक नहीं पाया, क्योंकि युद्ध धीरे धीरे 1930 के पश्चात विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा युद्ध शुरू कर दिए जाते हैं, युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया। फिर हम देखते हैं कि 1932 में जर्मनी ने राइनलैंड पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिर क्या होता है? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। जब विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा युद्ध होने लगते हैं, आपस में युद्ध होने लगते हैं, तो यह संघर्षों को समाप्त नहीं कर पाया, युद्धों को भी समाप्त नहीं कर पाया। और परिणाम यह होता है कि सभी लोग अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार, अपने देश के राष्ट्रीय हितों के अनुसार आचरण करने लगते हैं। और जो सार्वभौमिक नैतिक मान्यताएं होती हैं, वह नैतिक मान्यताओं का परित्याग कर देते हैं। यानी जो विश्व सरकार की स्थापना की कल्पना होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति, अहिंसा और युद्ध को समाप्त करने और संघर्ष को कम करने का दर्शन होता है या सिद्धांत होता है, उसका परित्याग करके वह अपने राष्ट्रों के वृद्धि में लग जाते हैं। किसकी वृद्धि में? राष्ट्रीय हितों की वृद्धि में लग जाते हैं। और इन विभिन्न कारणों से जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून होता है, वह असफल होने लगता है। राष्ट्रसंघ इस दिशा में काम नहीं कर पाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बाध्यता भी काम नहीं कर पाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा भी एक दूसरे राष्ट्रों के व्यवहारों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वह भी असफल होते हैं। लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन नहीं करना चाहते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग करके वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। वह अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि स्थान देते हैं, सर्वोच्च स्थान देते हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दिया जाए, लेकिन हमारा राष्ट्र सफल रहे, हमारे राष्ट्र के हित सर्वोपरि रहे। तो इस तरह से विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन नहीं किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य भी असफल हो जाते हैं। वह भी बहुत इस दिशा में काम नहीं कर पाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य होता है शांति और सहयोग की स्थापना, कि हम आदर्शवादी चिंतन के द्वारा शांति और सहयोग की स्थापना करेंगे। शांति और सहयोग और शांति की स्थापना हम आदर्शवादी चिंतन के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों में सहयोग की स्थापना करेंगे, विभिन्न राष्ट्रों में शांति की स्थापना करेंगे, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य शांति की स्थापना करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति और सहयोग की स्थापना भी नहीं कर पाता है और इस तरह से आदर्शवादी सिद्धांत असफल हो जाता है, क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत पूरे विश्व में शांति और संघर्ष को समाप्त करने में असफल होता है, लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने में असफल होता है
और विश्व में जितने भी राष्ट्र होते हैं वह कोई सार्वभौमिक नैतिक कानूनों का या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत का पतन हो जाता है, इसकी प्रासंगिकता नहीं रहती है, इसकी व्यवहारिकता नहीं रहती है। इसी कारण से 1930 और 40 के दशक में यथार्थवादी चिंतन का उदय होता है। तो आइए अब जानते हैं यथार्थवाद है क्या। अब मैं यथार्थवाद का विश्लेषण कर रहा हूं। ये यथार्थवाद है क्या? जैसा कि यथार्थवादी चिंतक ई.एच. कार में अपनी पुस्तक, यह ई.एच. कार की पुस्तक है द 20 ईयर क्राइसिस, यानी कि 20 वर्षों के दौरान जो भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष होते हैं, पूरे विश्व में संघर्ष होते हैं, वह विश्व के संघर्षों के 20 वर्षों का अध्ययन करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं द 20 ईयर क्राइसिस। और इस पुस्तक में उन्होंने जो आदर्शवादी मान्यता है उस आदर्शवादी मान्यता का खंडन किया है। वह कहते हैं कि आदर्शवाद के सहारे हम राष्ट्रीय हितों की स्थापना नहीं कर सकते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के बल पर अपने स्वार्थों की पूर्ति भी नहीं कर सकते हैं। आदर्शवादी सिद्धांतों के आधार पर हम युद्धों को रोक भी नहीं सकते हैं। हम जैसे किसी से कहते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, व्यक्ति नहीं मानता है तो हम रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम उससे अधिक शक्तिशाली हो गए और हम कहें कि नहीं युद्ध नहीं करना है तो वह हमसे डर जाएगा और वह फिर अपने शस्त्रों को त्याग देगा, यानी कि वह समर्पण कर देगा, क्योंकि वह जानता है कि सामने वाला अधिक शक्तिशाली है, हम उससे युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो वह उससे डरकर आत्मसमर्पण कर देगा या युद्ध करना बंद कर देगा या युद्ध करने का विचार त्याग देगा। तो इस तरह से यथार्थवादी का कहना है कि राजनीति में शक्ति की भी जरूरत पड़ती है, केवल नैतिक सिद्धांतों की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जबरदस्ती किसी को हम आचरण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। जैसे कानून का पालन हम जबरदस्ती से किसी से नहीं करा सकते हैं। कानून के पालन में क्या निहित होता है? डर निहित होता है, भय निहित होता है, क्योंकि व्यक्ति कानून के भय के कारण ही अपने आचरणों को नियंत्रित करता है, मर्यादित करता है। यानी कि हम सभी लोग चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें, स्वच्छंद रहें, मनमाना व्यवहार करें, जो मन में आए वो करें। लेकिन इसके लिए क्या है? लेकिन इसके ऊपर किसका नियंत्रण है? कानून का नियंत्रण है, शक्ति का नियंत्रण है। यानी कि एक रूप से छुपी हुई शक्ति है और उस शक्ति का नियंत्रण है। शक्ति के नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति मर्यादित आचरण करता है। इसी तरह से राष्ट्र भी जो होते हैं उनको भी शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रों को भी शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये आदर्शवादी विचारक तो ई.एच. कार कहते हैं अपनी पुस्तक द 20 ईयर क्राइसिस में कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के हितों में सामंजस्य नहीं पाया जाता है। वह कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। हर राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र से संघर्ष करते रहते हैं और चूंकि सारे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं, तो जब राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं तो राष्ट्रीय हितों के कारण ही विभिन्न राष्ट्रों के बीच, विभिन्न राज्यों के बीच संघर्ष पाया जाता है। राष्ट्रीय हितों के कारण ही विभिन्न राज्यों में क्या पाया जाता है? संघर्ष पाया जाता है। राज्यों के बीच संघर्ष क्यों होते हैं? राष्ट्रीय हित के कारण होते हैं। राष्ट्रीय हित में सबके राष्ट्रीय हित असमान होते हैं। जैसे व्यक्तियों में संघर्ष क्यों होते हैं? व्यक्तियों के हित असमान होते हैं, स्वार्थ असमान होते हैं, विचार असमान होते हैं, इसलिए विभिन्न व्यक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी तरह से राष्ट्रों के बीच भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि राष्ट्रों के विचार अलग होते हैं, उनके व्यवहार अलग होते हैं, राष्ट्रीय हित अलग होते हैं, स्वार्थ अलग होते हैं। तो इस तरह से विभिन्न राज्यों के बीच परस्पर विरोध की स्थिति पाई जाती है। तो इसीलिए ई.एच. कार ने आदर्शवादियों को काल्पनिक कहा है। आदर्शवादियों को क्या कहा है? काल्पनिक कहा है। और अपने सिद्धांत को उसने यथार्थवादी कहा है। अपने सिद्धांत को क्या कहा है? यथार्थवादी कहा है। यानी कि ये जो यथार्थवादी हैं यह वास्तविक जगत का अध्ययन करते हैं। जो व्यक्ति जैसा आचरण करता है और जिस परिस्थितियों में आचरण करता है उसी घटनाओं और तथ्यों का यह विश्लेषण करते हैं। तो जैसा कि यथार्थवादियों के अनुसार विश्व कैसा होना चाहिए, इसके स्थान पर विश्व कैसा है, यानी कैसा होना चाहिए के आधार पर
कैसा होना चाहिए के स्थान पर यह कैसा है का विश्लेषण करते हैं। यानी कि यह चाहिए का विश्लेषण नहीं करते हैं, चाहिए के आधार पर अंतरराष्ट्रीय जगत का या अंतरराष्ट्रीय संबंधों का या राजनीति का विश्लेषण नहीं करते हैं। यह विश्लेषण करते हैं कि यह विश्व कैसा है, राज्य कैसे हैं, राज्यों के बीच आपसी संबंध कैसे हैं, इनका अध्ययन करता है। और इनका अध्ययन करके यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, अपने विचार देते हैं कि विभिन्न राज्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं और कैसे संबंध हो सकते हैं। यानी यथार्थवादियों का कहना है कि हमें जिस परिस्थिति में कोई भी राज्य दिखाई देता है, उसी परिस्थितियों में उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। हमें अलग से अध्ययन नहीं करना चाहिए। हमें आदर्शवादी सिद्धांत नहीं, हमें आदर्शवादियों की तरह बात नहीं करना चाहिए कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, बल्कि जो घटनाएं या जो तथ्य हमें जिस परिस्थिति में दिखाई देते हैं, परिस्थिति में दिखाई देते हैं, उसी परिस्थितियों के अनुसार हमें उन घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि यथार्थवादियों का यह कहना है कि हमें वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करना चाहिए, हमें समकालीन विश्व का अध्ययन करना चाहिए, विभिन्न राज्यों के बीच व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए, विभिन्न राज्यों के बीच जो राष्ट्रीय हितों में संघर्ष पाया जाता है उसका अध्ययन करना चाहिए, हमें शक्ति का अध्ययन करना चाहिए कि कैसे विभिन्न राष्ट्र शक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो यथार्थवाद का विचार है यह कोई नया सिद्धांत नहीं है या नया विचार नहीं है, यह प्राचीन समय से ही यथार्थवादी चिंतन हमारे विश्व में चला आ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में चीन के शनजू हैं, चीन के एक विचारक हैं, शनजू हैं। इसी तरह से हम ग्रीक में देख सकते हैं कि ग्रीक में थ्यूसिडाइट ने यह विचार दिया। इसी तरह से हम भारत में देख सकते हैं कि कौटिल्य ने। ये आदर्शवादी विचारक नहीं थे, जैसे कि हम कौटिल्य को अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौटिल्य ने किस प्रकार के परिस्थितियों का वर्णन किया है, राजा के सिद्धांत, राजा के कौन कौन से कार्य बताए हैं और राजा को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, राज को व्यवस्थित कैसे रखा जा सकता है, जैसा कि उसने सरगुडीय सिद्धांत दिया है, मंडल सिद्धांत दिया है, और राजा कैसे अपने साम्राज्य की वृद्धि कर सकता है। इन सब बातों का, यानी कि यथार्थ बातों का बिल्कुल वर्णन किया है, बिल्कुल वास्तविक बातों का इसने वर्णन किया है, वास्तविक विचार दिए हैं कि एक राज्य को कैसे शक्तिशाली होना चाहिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में विभिन्न पाश्चात्य विचारक होते हैं, जैसे कि इटली का मैकियावेली होता है और इंग्लैंड का हाब्स होता है। ये सारे मध्यकालीन विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का यथार्थवादी अध्ययन किया है। जैसा कि मैकियावेली कहता है कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए, और राज्य शब्द की अवधारणा सबसे पहले मैकियावेली ही ने प्रस्तुत किया है, मैकियावेली ने ही दिया है। तो मैकियावेली पूरे राज्य के वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर हम किस प्रकार की शासन की व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं, उस प्रकार की शासन व्यवस्था का सुझाव देता है। जैसे कि उसने इटली को देखा कि इटली में अनेक प्रकार के फूट व्याप्त हैं, लूटपाट व्याप्त हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी सब कुछ हो गया है। तो वह कहता है कि इटली में जो छोटे छोटे सामंतशाही व्यवस्था है या छोटे छोटे राजा, इसको समाप्त कर देना चाहिए और इसके स्थान पर एक सशक्त और निरंकुश राजा की स्थापना करना चाहिए जो पूरे इटली का एकीकरण कर सके और सारी शक्तियां उसी निरंकुश राजा में समाहित हो। तो इस तरह से यह बिल्कुल यथार्थवादी विचार देता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यानी कि इस चाहिए के स्थान पर यह किसका विश्लेषण करते हैं, क्या है और इसका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। हम आदर्शवादी तरीके से, आदर्शवादी चिंतन से हम इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैकियावेली कहता है कि मनुष्य, शस्त्र, धन, रोटी, मनुष्य, शस्त्र, धन और रोटी, ये जो चार चीजें होती हैं, मनुष्य, शस्त्र, धन, रोटी, ये जो चार चीजें होती हैं, यह युद्ध की शक्ति होती है। किसकी शक्ति होती है? युद्ध की। एक युद्ध के लिए क्या आवश्यक होता है कि ये चारों चीजें आवश्यक होती हैं। मनुष्य भी आवश्यक होते हैं, मनुष्यों के पास शस्त्र रहे ये भी आवश्यक होते हैं, धन भी आवश्यक होते हैं कि धन के आधार पे सैनिकों को लड़ाया जा सके, रोटी भी आवश्यक होती है क्योंकि कोई भूखे पेट युद्ध नहीं कर सकता है, उसके लिए रोटी अति आवश्यक होती है। रोटी के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। तो मैकियावेली कहता है कि मनुष्य, शस्त्र, धन, रोटी ये युद्ध के लिए आवश्यक शक्ति है।
परंतु मनुष्य और शस्त्र यह दोनों जो हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वार। वह कहता है कि मनुष्य शस्त्र यह बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य शस्त्र धन और रोटी प्राप्त कर सकते हैं, धन और रोटी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन धन और रोटी मनुष्य और शस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं कि मैकियावेली ने कितना यथार्थ चिंतन दिया है, यथार्थवादी बातें कही हैं। तो आगे इसी परंपरा को चलकर हंस जे मार्गेंथाउ के द्वारा बढ़ाया गया, रायनाल नेबूर के द्वारा बढ़ाया गया, जॉर्ज स्वर्जन बर्गर के द्वारा बढ़ाया गया और नाल वुल्फर ने यथार्थवादी विचार अभिव्यक्त किए हैं। जैसा कि मार्गेंथाउ का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की तरह शक्ति संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है? प्रत्येक राजनीति की तरह यह शक्ति संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है? शक्ति के लिए संघर्ष होता है, विभिन्न राष्ट्रों में शक्ति के लिए संघर्ष होता है। विभिन्न राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहते हैं और सभी राष्ट्र शक्तिशाली होना चाहते हैं, इसलिए सभी राष्ट्र शक्ति को बढ़ाने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं, हमेशा संघर्षरत अवस्था में रहते हैं। तो इस तरह से जो यथार्थवादी चिंतक हैं वह राजनीति को एक शक्ति के संघर्ष के रूप में देखते हैं। इनका कहना है कि पूरे विश्व में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, पूरे विश्व में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है पूरे विश्व में। जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं कि एक केंद्रीय सत्ता होना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय सरकार होना चाहिए और इसी के द्वारा पूरे विश्व को नियंत्रित किया जाना चाहिए। लेकिन यथार्थवादी चिंतक कहते हैं कि पूरे विश्व में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, सभी जो राज्य होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उनको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, सभी राज्य स्वतंत्र होते रहते हैं और सभी राज्यों के पास अपने राष्ट्रीय हित होते हैं। इनके क्या होते हैं? अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, यह राष्ट्रीय हितों के लिए ही जीते हैं, यह सर्वाइव क्यों करते हैं? अपने राष्ट्रीय हितों के लिए सर्वाइव करते हैं। तो सभी राज्यों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी राज्यों के बीच क्या होता है? संघर्ष होता है, इनमें राष्ट्रीय हितों के कारण संघर्ष होता रहता है। तो इस तरह से यथार्थवादियों के अनुसार शक्ति का तत्व आवश्यक रूप से विद्यमान रहता है। वह कहते हैं कि जो शक्ति का तत्व है वह आवश्यक रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति या संबंध में विद्यमान रहते हैं और ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संघर्षात्मक स्थिति को अंतरराष्ट्रीय संगठन या अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो संघर्ष की स्थिति पाई जाती है उसको हम किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन या अंतरराष्ट्रीय संस्था के माध्यम से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं? शक्ति के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि शक्ति के द्वारा ही हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो जैसा कि यथार्थवादी कहते हैं कि कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है और इसमें क्या होता है? विकेंद्रीकरण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है। विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, विभिन्न राज्यों की ये अपनी अपनी सरकारें होती हैं। विश्व में जितने भी राज्य होते हैं सारे राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं और इस पूरे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो होती है, पूरे विश्व की जो व्यवस्था होती है, सभी राज्य जो होते हैं वह अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यानी कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए यह संघर्ष करते रहते हैं। यानी कोई राष्ट्र कैसे जीवित रहे, कैसे शक्तिशाली रहे, कैसे वह सर्वाइव कर पाए, इसके लिए वह संघर्ष करते रहते हैं और सभी राष्ट्रों के बीच आशंका बनी रहती है। विभिन्न राज्य जो होते हैं सभी राज्यों के बीच आशंका बनी रहती है कि कब कोई उस पर आक्रमण कर दे, कब कोई उस पर आक्रमण कर दे और उसके राज्य को कब्जा कर ले। इसलिए अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते रहते हैं। उसको यह डर रहता है कि कोई राष्ट्र उसको नष्ट कर सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हो रही है, यूक्रेन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने राष्ट्रीय हित के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर यूक्रेन चाहे तो समर्पण भी कर सकता है, वो समर्पण करके वो रूस में भी उसका विलय हो सकता है, फिर यूक्रेन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम इजराइल और फिलिस्तीन को भी देख सकते हैं। यानी कि फिलिस्तीन युद्ध न करे और हम कहे कि हम इजराइल में अपने और युवक कहे कि हम इजराइल में विलय करते हैं और अपनी समस्त भूमि को इजराइल को सौंप देते हैं, फिर फिलिस्तीन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह से इनका कहना है यथार्थवादियों का कि प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। उसको डर रहता है कि कोई राज्य उसको नष्ट नहीं कर, उसको डर रहता है कि कोई राज्य उसको नष्ट न कर दे। इसलिए सभी राज्य क्या होते हैं? यह पावरफुल बनना चाहते हैं, शक्तिशाली होना चाहते हैं।
और उनमें शस्त्रों को इकट्ठा करने की होड़ लगी रहती है और उनमें परस्पर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कंपटीशन का माहौल होता है, यानी कि पूरे विश्व में प्रतियोगिता का माहौल होता है। सभी राष्ट्र शक्तिशाली बनना चाहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत अगर परमाणु बम का परीक्षण करता है तो इसके प्रत्युत्तर में पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर देता है। यानी कि यह भी दिखाना चाहता है पाकिस्तान भारत को कि मैं भी शक्तिशाली हूं। यह भी दिखाना चाहता है कि मैं भी शक्तिशाली हूं, मैं भारत से किसी मामले में कम नहीं हूं। तो इनकी जो शक्ति होती है वह इनके आंतरिक संसाधनों पर निर्भर करती है। जिस देश में जितने अधिक आंतरिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन होते हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, वह देश उतना ही अधिक विकसित होता है। और यह देश जो पूर्ण रूप से अपने आंतरिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और हमेशा आत्म सहायता के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि आत्म सहायता का मतलब अपनी सुरक्षा के लिए सदैव ये तैयार रहते हैं। ये अपनी सुरक्षा के लिए किसी देश पे निर्भर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको हमेशा आशंका बनी रहती है, इसलिए अपनी सुरक्षा ये स्वयं करते हैं। तो जो यथार्थवादी राजनीतिज्ञ हैं, ये यथार्थवादी चिंतन है, यह पूरे विश्व का विश्लेषण मनुष्य के स्वभाव के आधार पर करते हैं। ये कहते हैं जिस तरह से मनुष्य स्वार्थी होता है, लोलुप होता है, वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, इसी तरह से राष्ट्र भी स्वार्थी होता है। वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए शक्तिशाली बनना चाहता है, वह अपने राज्य को मजबूत करना चाहता है। तो इस तरह से जिस प्रकार मनुष्यों के बीच विभिन्न प्रकार का अंतर विरोध होता है, विभिन्न प्रकार का संघर्ष होता है, इसी तरह से राष्ट्रों के बीच भी विभिन्न प्रकार का संघर्ष होता रहता है। जहां आदर्शवादियों की मानता है कि जो मनुष्यों के बीच जो संघर्ष है, इस संघर्ष को नैतिकता के माध्यम से कम किया जा सकता है, नैतिकता का माध्यम से कम किया जा सकता है। जैसे बंधुत्व, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, सत्य, अहिंसा वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के जो नैतिक सिद्धांत हैं, उन नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से मनुष्यों के बीच संघर्षों को कम किया जा सकता है, या फिर जो राज्यों के बीच संघर्ष है उसको नैतिकता के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन यथार्थवादी कहते हैं कि इन विभिन्न प्रकार के संघर्षों को केवल शक्ति के माध्यम से ही कम किया जा सकता है, शक्ति के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। जैसे कि पूरे राज्य में या पूरे भारत देश में शांति स्थापित रहती है, उसके पीछे कानून की शक्ति काम करती है, कानून की शक्ति काम करती है। उसके पीछे किसकी शक्ति काम करती है? कानून की शक्ति काम करती है, या फिर दंड का भय काम करता है। और यह कहते हैं कि इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय जगत में भी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसका प्रभाव विभिन्न राज्यों पर रहता है, और शक्ति के डर से विभिन्न राज्य शांतिपूर्वक रहते हैं। और इनका यह कहना है कि शक्ति के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित की जा सकती है। नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हम अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना नहीं कर सकते। इस तरह से हम देखते हैं कि यथार्थवादी चिंतन में शक्ति राजनीति यानी कि पावर पॉलिटिक्स, यथार्थवादी चिंतन में क्या है? पावर पॉलिटिक्स की बात कही जाती है यथार्थवादी चिंतन में। और सुरक्षा, आक्रमण और युद्ध, ये जो है यह इसकी प्रमुख धारणाएं हैं, प्रमुख विषय हैं। हम इसी पर चिंतन करते हैं। पावर पॉलिटिक्स, शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और शक्ति के माध्यम से लोगों को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, सुरक्षा कैसे की जाती है, आक्रमण और युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, या युद्ध को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये सब इसकी मुख्य अवधारणाएं हैं। और यथार्थवादी चिंतन के अंतर्गत राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि हर राष्ट्र के या राज्य के राष्ट्रीय हित सर्वोच्च होते हैं। वह विभिन्न राज्यों से जो व्यवहार करता है अपने राष्ट्रीय हितों को देखकर ही करता है। और जब सभी लोगों के राष्ट्रीय हित अलग अलग होते हैं तो सबके बीच आपस में संघर्ष होता रहता है। तो इस संघर्ष को हम शक्ति के माध्यम से ही समाप्त कर सकते हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही केंद्रीय बिंदु है। शक्ति क्या है? यही केंद्रीय बिंदु है। हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्तिवादी दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं, जिसको कि यथार्थवादी चिंतन कहा गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यथार्थवाद का कॉन्सेप्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मार्गन थाउ का यथार्थवाद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। मैं ये जो बता रहा हूं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। बहुत दिमाग पर बल देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि किताबों में हमें जल्दी समझ में नहीं आता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति को बहुत ही सरल बना रहा हूं, और सरल माध्यम से और सरल भाषा में आपको बता रहा हूं
ताकि आप लोगों को आसानी से इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। किताबों में हमें उलझन होती है, जल्दी समझ में आता नहीं है। किताबों की भाषा जो होती है क्लिष्ट होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये कहना क्या जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मार्गन थाउ का यथार्थवाद बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।